चलिए, आप सभी के लिए नमस्कार। और मैं हूं डॉक्टर अनिल जैन। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। पिछली क्लास में भारतीय संसद के एक सदन को हमने समझा था, उसका गठन कैसे होता है, उसकी शक्तियां क्या होती हैं, देश और दुनिया में संसद को किन नामों से जाना जाता है, और राज्यसभा के पास क्या सेपरेट पावर है जो लोकसभा के पास नहीं है। इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में हमने आपसे बातचीत की थी। आज हम संसद के निम्न सदन, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, उस लोकसभा को आज समझते हैं। उसका संगठन कैसे होता है, गठन कैसे किया जाता है, और साथ ही उसकी शक्तियाँ क्या है, उसके कार्य क्या है, और इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है राज्यसभा और लोकसभा में। सारी की सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। ठीक है, कोई यदि प्रश्न आपके बीच में हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक एक डेटा को आप समझते जाइए। चलिए बात करते हैं अपन भारतीय संसद। इसके बारे में मैंने कल आपको कंप्लीटली सारी की सारी चीजें बता दी थी कि भारतीय संसद का जो संवैधानिक विकास हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हो जाता है, पहली संसद कब गठित की गई, और देश और दुनिया में संसद को किन नामों से जाना जाता है। सारी की सारी चीजें हम आपको कल बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ लोकसभा की। ठीक है, किसकी बात करेंगे अपन? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि लोकसभा जो है वो संसद का निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन कहा जाता है, एक बात। इसे प्रथम सदन कहा जाता है, दूसरी बात। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शक्तिशाली सदन माना जाता है। शक्तिशाली सदन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के लिए ज्यादा पावर्स दिए गए हैं, ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। वजह साफ है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था में संसद महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कार्यपालिका कहीं ना कहीं सारे के सारे काम के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसद में वह सदन जो जनता का प्रतिनिधित्व करती हो वह ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि जो सरकार बनती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मंत्रिपरिषद हो, वह जनता से चुने जाते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो जनता के प्रति होती है। और जनता का सदन चूंकि लोकसभा ही है, भले इसको नाम से निम्न सदन कहा जाता हो, यह प्रथम सदन है, लेकिन यह शक्तिशाली सदन है। निम्न होने के बावजूद भी, निम्न इसका नाम भले ही रखा गया है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा पावर दिए गए हैं राज्यसभा की तुलना में। ठीक है, जब अमेरिका जाएंगे आप तो अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है, ये तो कल भी बताया था मैंने आपके लिए। और वहां पर दो सदन है, एक प्रतिनिधि सभा और एक दूसरा सीनेट। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है वैसे वहां पर सीनेट होती है। हमारे यहाँ जैसी लोकसभा होती है वैसे वहां प्रतिनिधि सभा होती है। लेकिन दोनों में अंतर है कि हमारे यहाँ राज्यसभा निम्न है, भले उसको द्वितीय सदन बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है, लेकिन वो क्या है, निम्न शक्तियां उसे प्राप्त है। लेकिन जब अमेरिका की तुलना करते हैं द्वितीय सदन की, तो वहां का जो सीनेट द्वितीय सदन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। हमारे यहाँ लोकसभा पावरफुल है, वहां पर द्वितीय सदन सीनेट पावरफुल है। हमारे यहाँ राज्यसभा को अपन निम्न शक्ति देते हैं, वहां प्रतिनिधि सभा निम्न मानी जाती है, वहां सीनेट सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। ठीक है, ब्रिटेन की अपन बात करें तो ब्रिटेन में भी दो सदन है, एक राज्यसभा और एक प्रतिनिधि सभा। तो राज्यसभा जो हमारे यहाँ, ब्रिटेन में राज्यसभा है। ठीक है, दोनों के पावर लगभग एक जैसे हैं, वो भी निम्न है और ये भी निम्न है। लेकिन ब्रिटेन में भी जो वहां पर जो प्रतिनिधि सभा है, उसको भी लोकसभा की भांति ही शक्तिशाली बनाया गया है। क्लियर ना? तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि आपको बताते होगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बहुत सारे अंश, बहुत सारी संस्थाएं हमें विरासत में मिली। और विरासत में मिली मतलब हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से लिए। संसदीय शासन व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली, विधि का शासन भी हमने ब्रिटेन से लिया, स्पीकर का पद भी हमने ब्रिटेन से लिया, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी हमने ब्रिटेन से ली, वयस्क मताधिकार भी हमने ब्रिटेन से लिया। अधिकांश चीजें हमें देखने मिलता है कि हमारी विरासत जो है वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। क्लियर ना? तो इस प्रकार से लोकसभा और संसदीय शासन व्यवस्था का बहुत गहरा संबंध है। क्लियर ना? संसद संप्रभु है, इसका मतलब है लोकसभा पावरफुल है। ब्रिटेन में कहा जाता है कि संसद इतना पावरफुल है
कि वो स्त्री और पुरुष, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री भर नहीं बना सकता, बाकी वो सारे के सारे काम कर सकता है। हमारे यहाँ जनता संप्रभु है, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, लेकिन जब संसदीय शासन व्यवस्था की बात आती है तो सारी की सारी शक्तियों का केंद्र जो होता है वो लोकसभा बन जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी वहीं से चुना जा रहा है, मंत्री परिषद भी वहीं से आ रही है, मंत्रिमंडल भी वहीं से आ रहा है। तो ये जो निम्न सदन, भले इसका नाम भले निम्न सदन है, लेकिन ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली सदन माना जाता है। एक बात। दूसरी बात इसकी विशेषता है कि यह जो लोकसभा है यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जनता का प्रतिनिधित्व करती है मतलब जैसे राज्यसभा के बारे में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है ना, और लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर ना? अर्थात लोकसभा जो भी काम है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद किसके प्रति? व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति अर्थात संसद के प्रति। क्लियर ना? तो दूसरी विशेषता इसकी क्या है? जनता का प्रतिनिधित्व, अर्थात लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरी जो इसकी विशेषता है जनता का प्रतिनिधित्व, अर्थात इसके जो सदस्य हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर, और प्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष पद्धति से चुने जाते हैं। और ये जो वयस्क मताधिकार है इसकी जो आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष है। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको कम किया गया? 61वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। क्लियर ना? चलिए अब अपन बात करते हैं लोकसभा के गठन। लोकसभा का जो गठन होता है एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे सदस्य संख्या। सदस्य संख्या लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, 552। ठीक है। इसमें से राज्यों की सदस्य संख्या होगी 530, 20 हो सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, ये होंगे राज्यों से, 20 होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य होंगे मनोनीत। 2 सदस्य होंगे मनोनीत। क्लियर? लेकिन ये जो मनोनीत जो शब्द है 2, इसको अब अलग कर दिया गया है। ये जो 2 सदस्य होते थे वो एंग्लो इंडियन समुदाय के चुने जाते थे। अब इस प्रावधान को अलग कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2019, इसके द्वारा जो है इन 2 जो मनोनीत राष्ट्रपति करता था इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। ठीक है। 104वां संविधान संशोधन एक चीज के लिए और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट्स चुने जाते हैं, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 दोनों को रिजर्वेशन दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। ये जो
अनुच्छेद 330 में रिजर्वेशन दिया गया है, इसको हर 10 साल बाद बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अभी जो रिसेंटली 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो इस रिजर्वेशन को बढ़ाया गया वो 2030 तक के लिए कर दिया गया, 2030 तक के लिए। ठीक है ना, ये याद रखना है। 104वां संविधान संशोधन जो है वो दो दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मनोनीत सदस्यों की प्रावधान को खत्म कर दिया, और दूसरा जो 330 अनुच्छेद के तहत जो लोकसभा में SC ST के कैंडिडेट से चुने जाते थे, हर 10 वर्ष बाद इनकी ड्यूरेशन बढ़ा दी जाती थी, ये बढ़ा दी गई 2030 तक। ठीक है, अभी अपन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य। 243 सदस्यों में से 230 सदस्य हैं वो कहा, अरे सॉरी 543 जो सदस्य हैं, इसमें से जो 230 सदस्य हैं वो कहां से चुने जाते हैं? गए हैं राज्यों से। ठीक है, और इसके बाद जो 13 जो सदस्य हैं वो चुने जाएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों से 13 नहीं है, वर्तमान में लगभग 18-19 सदस्य हैं। और अधिकतम कितने चुन सकते हैं? 20, यहाँ लिखा हुआ है ना। तो केंद्र शासित प्रदेशों से 13 है। चलिए अब हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों के पास कहां से कितने सदस्य आते हैं। आपने सुना होगा दिल्ली का नाम, है ना, दिल्ली से चुने जाते हैं, ये याद रखना, दिल्ली से चुने जाते हैं 7, और जम्मू कश्मीर से चुने जाते हैं 5, और बाकी जो छोटे छोटे से केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से एक एक कैंडिडेट चुना जाता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर राज्यों के लिए अलग अलग संख्याओं में प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया? तो इसके पीछे वजह यह है कि जनसंख्या के आधार पर जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां से ज्यादा कैंडिडेट्स चुने जाते हैं, और जिन राज्यों की जनसंख्या कम होगी वहां से कम कैंडिडेट्स चुने जाएंगे। क्लियर? और 1971 की जो जनगणना है उसके बेस पे सीटों का निर्धारण किया गया है, और 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। ठीक है, यही वजह है कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा प्रदेश है ना, तो यहां से लगभग 80 कैंडिडेट चुने जाते हैं, 80 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, इसके बाद यदि अपन बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से चुने जाते हैं 48 चुने जाते हैं, और पश्चिम बंगाल से 42 कैंडिडेट्स चुने जाते हैं। ये बड़े राज्य हैं। ठीक है, यदि अपन बात करें मध्य प्रदेश से जो चुने जाते हैं वो 29 कैंडिडेट चुने जाते हैं, 29। ठीक है, 28 नहीं 29। क्लियर? बिहार से कितने चुने जाते हैं? हाँ नहीं, लोकसभा के लिए बिहार छोटा मोटा प्रदेश नहीं है, बड़ा प्रदेश है। बिहार से 40 कैंडिडेट चुने जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। मध्य प्रदेश से ध्यान रखना 29 कैंडिडेट चुने जाते हैं, और यहाँ एक फिगर आपको याद रखना है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति से चुने जाते हैं 84, और जनजाति से चुने जाते हैं 47। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोकसभा के सदस्यों का
वर्गीकरण है। ठीक है, चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, तो विभिन्न राज्यों में जो बड़े बड़े राज्य वहाँ से ज़्यादा कैंडिडेट्स चुने जाते हैं, जहाँ छोटे छोटे से राज्य वहाँ पर कम कैंडिडेट चुने जाते हैं। ठीक है, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आर्टिकल मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 330। चलिए 330 की अपन ने बात की है, तो ये तो हो गई बात संसद की। लेकिन राज्यों की में भी विधानसभाएं हैं, वहां पर जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो रिजर्वेशन दिया गया वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया? 332, अनुच्छेद 332 के तहत दिया गया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मनोनीत, जो अभी अपन बात करते हैं कि 2 कैंडिडेट्स राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, ये प्रावधान कहां पर है, किस अनुच्छेद में? ये है अनुच्छेद 331। ये संबंधित किससे है? संसद से। ठीक है, और राज्य विधानसभाओं में भी ये प्रावधान है कि वहां पर भी राज्यपाल यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई प्रतिनिधि है नहीं है तो वो नियुक्त कर मनोनीत कर सकता है। तो वो प्रावधान कहां दिया गया है? अनुच्छेद कौन सा बचा? 30, 31, 32 के बाद क्या है? 33। ये 31 में है, ये 33 में है, ये 30 में है और ये 32 में है। क्लियर? आगे बढ़े। इसके बाद अपन बात करते हैं सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, आपने देखा होगा आम चुनाव होते हैं, है ना? आम चुनाव होते हैं। पूरे देश को संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है। 543 सदस्य होते हैं। 543 सदस्यों के लिए चुनाव होते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर, आप ध्यान रखना, प्रत्यक्ष रीति और वयस्क मताधिकार के आधार पर सदस्यों को चुना जाता है। ठीक, इसके बाद अपन बात करते हैं योग्यताएं। योग्यताएं में सबसे पहला आप जानते ही हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 25 से कम नहीं चलेगा, 25 कंप्लीट होना चाहिए। उसी के बाद वो एलिजिबल है लोकसभा सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए, है ना? तो ये 25 वर्ष हो जाता है। इसके बाद निरर्हताएं भी आती हैं। निरर्हताएं कल भी मैंने आपसे बात की थी। अयोग्यताएं जिसको अपन बोलते हैं कि कोई भी सदस्य अयोग्य कब है ना? तो ये तो योग्यता है भारत का नागरिक है 25 वर्ष, और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है आयु, है ना? भाई भारत का नागरिक होगा वो तो चुनाव लड़ेगा, वो तो कॉमन सी बात है। लेकिन 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा वो चुनाव लड़ सकता है, अर्थात ये उसकी मेन योग्यता है 25 वर्ष। ठीक है, निरर्हताओं में क्या आता है कि किसी लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, दिवालिया या पागल ना हो। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि दिवालिया क्या कहलाता है और पागल क्या कहलाता है। मानसिक रूप से विक्षिप्त जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, ये उसकी निर्भरताएं हैं, है ना? और भी कई शर्तें होती हैं। जब कभी भी चुनाव लड़ा हो तो वो चुनाव में कोई असंवैधानिक साधनों का उपयोग ना किया हो उसने, प्रतिबंधित ना हो वो, है ना? गैर कानूनी काम ना किया हो उसने। इस प्रकार से भी कई सदस्यों को चुनाव से वंचित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की निरर्हताएं यदि किसी कैंडिडेट के पास है तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, इसके बाद अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं कि लोकसभा में सदस्य का जो पद है वो रिक्त किस कंडीशन में हो जाता है?
लोकसभा के यदि कोई सदस्य है तो उसकी जो सदस्यता है या वो जो पद है वो रिक्त किस कंडीशन में हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे दल बदल। दल बदल यदि किसी व्यक्ति ने कर दिया है तो उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। दल बदल मतलब इसमें कई कंडीशन होती है। नंबर 1, पहली कंडीशन ये होती है कि जिस राजनीतिक दल से वो चुना गया यदि उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तो वो पद रिक्त हो जाएगा, एक कंडीशन। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत गया, सदन में पहुंचा और उसने पार्टी बदल दी, किसी राष्ट्रीय पार्टी का मेंबर बन गया, है ना, तो भी उसका पद रिक्त हो जाएगा। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोकसभा में यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी गाइडलाइन के अनुसार, जिसको अपन व्हिप बोला जाता है, व्हिप जारी किया जाता है कभी कभी जब कोई विशेष बैठक होती है विशेष मुद्दे पर, तो वहां पर पार्टी अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर देती है। इसका मतलब होता है कि आप पार्टी गाइडलाइन के अनुसार ही चलेंगे। यदि उस दौरान किसी सदस्य ने मतदान नहीं किया या अपोजिट मतदान कर दिया, अपोजिट मतदान मतलब समझते हो ना, पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार पार्टी के फेवर में मतदान न करके किसी अपोजिट चीज के लिए, अपोजिट पक्ष के लिए आपने मतदान कर दिया, एक बात, और दूसरा आपने मतदान ही नहीं किया, तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका पद रिक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टी आपको अपनी सदस्यता से अलग कर देगा। जब अलग कर देगा तो आप संसद से भी जाएंगे, है ना। तो पहली कंडीशन होती है दल बदल। दूसरी कंडीशन जो होती है पद त्याग। यदि कोई सांसद लोकसभा में चुनने के बाद अस्वस्थ है या किन्हीं और अन्य कारणों से यदि वो अपने पद को त्याग पत्र दे देता है तो भी उसका पद रिक्त हो जाता है। आपको पता है हमारे यहाँ एक सांसद थे चंद्रभान सिंह लोधी, जानते होंगे आप लोग, है ना। चंद्रभान सिंह लोधी ने संसद में क्रॉस मतदान कर दिया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि उस समय अमेरिका और भारत के बीच में एक परमाणु समझौता हुआ था जिसको 1-2-3 पैक्ट कहा जाता है। तो वो जब दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ तो उस समय सरकार को विपक्ष ने काफी घेरा। उस समय शायद मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो जब विपक्ष ने उनको घेरा, उस समय बीजेपी अपोजिट में थी, चंद्रभान सिंह दमोह के सांसद थे। तो जब वोटिंग का टाइम आया तो चंद्रभान सिंह ने वोटिंग की नहीं थी कि या उन्होंने क्रॉस कर दी थी, जिसके कारण उनको पद से अलग कर दिया गया था। पार्टी गाइडलाइन के चूंकि अपोजिट उन्होंने काम किया था इसलिए उनको बाहर कर दिया गया था। तो हमारे दमोह का ये उदाहरण है ना। तो पद त्याग कर सकता है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति अस्वस्थता की वजह से अन्य कारणों से यदि उसने अपने पद को त्याग कर दिया है तो भी वो पद रिक्त हो जाएगा। तीसरी कंडीशन होती है अनुपस्थिति। अनुपस्थिति मतलब यदि कोई सदन में लगातार 6 महीने से सदन नहीं गया, यदि कोई संसद का, लोकसभा का जो सदस्य है या राज्य सभा का जो सदस्य है वो यदि लगातार 6 महीने तक सदन में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, उस पद को रिक्त कर दिया जाता है। उसमें अधिवेशन या विशेष अधिवेशनों की ड्यूरेशन मायने नहीं रखता, उसमें उसको काट के बाकी टोटल 6 महीने। हालांकि ये पूरा निर्णय जो होता है वो स्पीकर का होता है, ठीक है। तो ये तीसरी चीज है। चौथी चीज होती है अन्य स्थिति। अन्य स्थिति में मान लीजिए किसी सदस्य का चुनाव हुआ, उसके चुनाव को न्यायालय में चुनौती दे दी, न्यायालय ने उसको शून्य कर दिया तो भी पद रिक्त माना जाएगा। ऐसी बाहरी कंडीशंस है ना। यहाँ एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि और भी कई कंडीशन है जहां पद रिक्त हो जाता है। सबसे पहले कल भी बताया था मैंने आपके लिए उस वीडियो में कि यदि कोई सदस्य लोकसभा के 2 सीटों से एक साथ चुनाव लड़ता है और दोनों में जीत जाता है तो उसे किसी एक को अपनाना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए मात्र 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर वो चूज करे कि किस सीट पर उसको रहना है। किसी एक सीट को अपनाएगा और दूसरी सीट को छोड़ देगा। मान के चलो उसने कोई निर्णय नहीं लिया तो फिर वो दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं, ध्यान रखना।
दूसरी कंडीशन होती है कि लोकसभा से भी सदस्य हो गया और राज्यसभा से भी हो गया, तो उसे कोई एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन होती है कि लोकसभा से भी सांसद बन गया और विधानसभा को चुनाव पहले लड़ा तो उसे विधायक भी बन गया। तो यदि वो एक व्यक्ति विधायक और सांसद है तो उसे मात्र 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो इनमें से किसी एक को अपनाए, या तो सांसद ही छोड़ दे या विधायक पद से इस्तीफा दे दे। क्लियर? तो ये 3 कंडीशन भी होती हैं जहां पर पद रिक्त हो सकता है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद अपन बात करते हैं अवधि। सामान्यतः लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल होता है 5 साल और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्ति लेते हैं। 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 5 साल तक आप काम करोगे। जब तक सरकार रहेगी, जब तक सदन रहेगा, जब तक लोकसभा होगी, तब तक आप काम करोगे। यदि समय के पहले लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तो आपकी सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। ठीक है, अवधि हो गया। इसके बाद अपन आते हैं शपथ। शपथ जो है लोकसभा की जो पहली बैठक होती है, जब चुनाव हो जाते हैं, चुनाव के बाद जब लोकसभा की पहली जो बैठक होती है तो उसमें सारे के सारे सदस्य शपथ लेते हैं। सामान्यतः राष्ट्रपति भी दिला सकता है शपथ, और राष्ट्रपति जिस व्यक्ति के लिए नॉमिनेट करे वो भी शपथ दिला सकता है। आपने देखा होगा कि उस समय जब फर्स्ट बैठक होती है तो उस समय एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, अस्थायी जिसको अपन बोलते हैं। वो आसंदी पर बैठता है और उसी समय सारे के सारे सदस्य उस बैठक में शपथ लेते हैं, और उसी बैठक में स्पीकर और वाइस स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनाव किया जाता है। क्लियर ना? तो इस प्रकार से शपथ जो है सामान्यतः राष्ट्रपति दिलाएगा, लेकिन राष्ट्रपति यदि नहीं दिलाना चाह रहा तो राष्ट्रपति अपने किसी भी कैंडिडेट को के समक्ष वो शपथ दिलवा सकता है, और वो कैंडिडेट कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष होगा, है ना। चलिए, इसके बाद अपन बात करते हैं विशेषाधिकार। कल भी मैंने आपसे बात की थी विशेषाधिकार की। विशेषाधिकार, पहला अधिकार उसको ये है कि स्पीकर की अनुमति के बगैर किसी भी सदन के सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कहा तो ये भी जाता है कि संसद का जो परिसर होता है उसमें भी आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जब कोई, सामान्य बात कर रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति अपराध करके फरार हो जाता है ना फरार, तो पुलिस कहां तक पकड़ सकती है? यदि वो फरार है तो पुलिस पकड़ सकती है, लेकिन यदि वो अपराधी कहीं से गुपचुप तरीके से, यदि वो न्यायालय की सीमा के अंदर आ जाता है तो फिर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए आया है। तो न्यायालय उनसे कहता कि भाई आप क्या कर रहे थे जब वो बाहर था। जब वो सरेंडर करने के लिए आया, न्यायालय की शरण में आ गया, न्यायालय के परिसर में आ गया, फिर आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो कहा तो ये भी जाता है कि किसी भी संसद सदस्य के लिए आप संसदीय परिसर में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन अपन मानते हैं कि लोकसभा के अंदर, तो वो लोकसभा के अंदर की बात हो या परिसर की बात हो, उस परिसर में आप किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं कर सकते तब तक जब तक कि स्पीकर उसको परमिशन ना दे। पहला अधिकार। दूसरा अधिकार इसकी होता है कि अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया सकता। तीसरी कंडीशन होती है कि उसे गवाह के रूप में आप आमंत्रित नहीं कर सकते, आप साक्षी के रूप में। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में, सदन में जो भी आप बोलते हैं, जो भी सदस्य जो भी बोलता है, उसे विचार अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होती है। अच्छा बोले खराब बोले ये माने नहीं रखता। ये स्पीकर का इशू होता है कि वो किसके लिए कितना, किसको कंट्रोल करना है, किसको कितना बोलने देना है, ये सारे स्पीकर के काम होते हैं। लेकिन ओवरऑल उसके लिए विशेषाधिकार होता है कि यदि वो सदन में कोई बात करता है, उचित करता है, अनुचित करता है, अच्छी कर रहा है, खराब कर रहा है, असंसदीय कर रहा है, संसदीय कर रहा है, उसके किसी भी वक्तव्य को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते कि फलाना सदस्य सदन में ऐसा कह रहा था। मतलब न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते, न्यायपालिका के पास उसकी शिकायत नहीं कर सकते। अर्थात सदन में सदस्य
बोलने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, विचार अभिव्यक्ति की उसे स्वतंत्रता प्राप्त है, ये उसका विशेषाधिकार है। और भी कई विशेषाधिकार है, लेकिन ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। मैंने आपको बताया कि अध्यक्ष को क्या कहते हैं अपन, स्पीकर। स्पीकर कहा जाता है इसके लिए। आपको विदित होगा कि 1919 के एक्ट के बाद, जब 1919 का एक्ट जब लागू किया गया था, मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, उसमें केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनी बना दिया गया था और 1926 में पहली बार स्पीकर का चुनाव किया गया था, है ना। और ये स्पीकर पद हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस अध्यक्ष को स्पीकर क्यों कहते हैं, क्यों, इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा बोलता है सदन में, है ना। वो कहता है शांत हो जाइए, पूरी व्यवस्थाएं बनाने वाले, फिर बैठ जाइए, ये करना वो, मतलब पूरे सदन में सबसे ज्यादा बोलने का जो काम है वो एक अध्यक्ष का होता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया स्पीकर। ठीक है, इसकी लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उसमें अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा से ही किया जाता है। सामान्यतः यह परंपरा है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसी के कैंडिडेट्स के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है और जो अपोजिट पार्टी होती है, विपक्षी जो पार्टी होती है, उससे उपाध्यक्ष को चुना जाता है। ये राजनीतिक परंपरा है, लंबे समय तक इसको फॉलो किया गया, लेकिन अभी वर्तमान में शायद मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने इस परंपरा को फॉलो नहीं किया। यहाँ दोनों रूलिंग पार्टी से है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि संसद की लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? संसद की पहली बैठक, संसद की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952। मैं पहली बैठक की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा अभी मोदी सरकार की। पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। और पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। ओम ही बिड़ला है ना, ओम बिड़ला। ठीक है, स्पीकर का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, अपन ज्यादा उनके कामों पर डिटेल नहीं जाएंगे, 3 कामों की अपन बात करेंगे। सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके संसदीय प्रक्रिया को जो संचालन कर रहा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। सदन में अनुशासन बनाए रखना, संसदीय कार्यवाही को संचालित करना, कौन विधेयक कब पेश किया जाएगा, कौन सदस्य प्रश्नकाल में कब प्रश्न पूछेगा, ये सारे की सारी चीजें, सारे के सारे काम एक अध्यक्ष के होते हैं, स्पीकर के होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम इसका ये होता है कि स्पीकर को राइट होता है कि यह धन विधेयक को प्रमाणित करता है। धन विधेयक को प्रमाणित करता है। प्रमाणित करता है मतलब अनुच्छेद 110, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत स्पीकर को यह स्पेशल पावर होता है कि जब भी लोकसभा में कोई धन विधेयक या वित्त विधेयक पेश किया जाता है तो वो प्रमाणित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है ना। मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक अलग होता है, वित्त विधेयक अलग होता है। तो धन विधेयक को प्रमाणित करने का जो राइट है वो सिर्फ स्पीकर को दिया गया है। ठीक है, दूसरा इसका काम है संयुक्त अधिवेशन जो होते हैं ना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक या धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक। इसमें से जब सामान्य विधेयक को लेकर दोनों सदनों में किसी प्रकार की कोई टकराहट हो जाती है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो उसका समाधान करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। बुलाने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो स्पीकर करता है। ठीक है, सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो और भी अधिवेशन होते हैं
उनको आमंत्रित तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? स्पीकर की सलाह पर। समझ में आया ना? तो ये दूसरा उसका कार्य है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि निर्णायक मत देना। ये निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत देना मतलब किसी विधेयक को लेकर यदि सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच में मामला तय हो जाता है, बराबरी के यदि कोई मत पड़ते हैं, तो फिर वो जो स्पीकर अपना निर्णायक मत देने के लिए अधिकृत है। सामान्यतः नहीं देता। सामान्यतः जो विधेयक पेश किए जाते हैं उसमें स्पीकर कार्यवाही तो संचालित करता है, लेकिन मतदान नहीं करता। लेकिन मतदान कब करता है? जब मामला तय हो गया हो, है ना? जब मामला तय हो जाता है तो जिसके पक्ष में वो अपना मतदान कर देगा, वो विधेयक या तो पास हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा। तो ये निर्णायक मत देने का अधिकार स्पीकर को दिया गया है। चौथा, यदि अपन कहें तो इसके लिए जो डिफेक्शन के जो मामले आते हैं, दल बदल, कोई दल बदल लेता है, कुछ भी होता है, तो इसका निर्णय करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। सामान्यतः ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। कई लोग इलेक्शन कमीशन को टिक कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन को इसके लिए कोई पावर नहीं है, स्पीकर को ये पावर है। सदन में सदस्यता और सदस्य की रिक्तता, ये दोनों पावर सिर्फ स्पीकर के पास होते हैं, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। क्लियर ना? तो डिफेक्शन के मामले में भी निर्णय करने का जो अधिकार है वो स्पीकर के पास है ना? और पांचवी चीज यदि आप जोड़ सकते हैं तो ये मार्शल लॉ लागू कर सकता है। सदन में यदि कोई सदस्य उद्दंडता करता है, बार बार रोकने के बाद भी उद्दंडता करता है, तो वो मार्शल लॉ लगा के उसको बाहर कर सकता है सदन से, उसको पनिश कर सकता है। ये सारे के सारे काम उसके पास है ना? चलिए, तो ये स्पीकर के, ये संक्षेप में है, तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन सारे के सारे कार्यों को बताना बड़ा संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी शक्तियां एवं कार्य। सामान्यतः जब अपन किसी भी सदन की शक्तियों की बात करते हैं तो अपन 3 पॉइंटों पर बात करते हैं। एक, कार्यपालिका, कार्यपालिका संबंधी। दूसरा, व्यवस्थापिका संबंधी। हाँ, और तीसरा है न्यायपालिका संबंधी। न्यायपालिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी का मतलब होता है देखो, कार्यपालिका के जो कार्य हैं वो कार्यपालिका करेगा, लेकिन जो अपन कार्यपालिका संबंधी कार्य व्यवस्थापिका के साथ जोड़ देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि व्यवस्थापिका के पास वो कौन से पावर हैं जिन पावरों का उपयोग करके वो कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखता है। बात समझ में आ रही ना? कौन सी पावर? वह पावर जो व्यवस्थापिका या संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए यूज करता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से पावर होते हैं? सबसे पहले वाद विवाद करना, सदन में क्या करना? वाद विवाद करना, प्रश्न पूछना। हम आपसे पूछते हैं, प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है कि प्रश्न का जवाब देने वाला बड़ा होता है? सामान्यतः यदि देखा जाए तो पावर किसके पास है? पूछने वाले के पास है। बड़ा तो वो बड़े जिससे पूछ रहे बोले बड़ा बड़ा वो ही हो गया, लेकिन पावरफुल कौन है? जो पूछ रहा है। जवाबदेही जिसको अपन बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने जो प्रश्न पूछा हम उसके प्रति जवाबदेही, मतलब उसका आंसर देना, मतलब हम उसके प्रति पद के प्रति जवाबदेह हैं। यदि आप अनरिस्पॉन्सिबल होंगे तो आप कोई जवाब नहीं दोगे। सामान्यतः ऐसा होता भी है, सदन में भी किसी मंत्री से पूछे जाता है, को बोल ठीक है हम इसके बाद में जवाब देंगे। लेकिन एक लोकसभा में सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार है। किससे पूछता है प्रश्न? सरकार से। सरकार से मतलब मंत्रियों से। सदस्य से प्रश्न नहीं पूछता है, सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछता है। समझ में आना? प्रश्न पूछना मतलब इनडायरेक्ट रूप से या अपन डायरेक्ट रूप से भी कह सकते हैं कि हम कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। समझ में आना? हम उनको ये बताते हैं कि कार्यपालिका किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? संसद के प्रति। आप हमारी स्वीकृति के, हमारे समर्थन के बाहर आप नहीं जा सकते।
समझ में आना। तो वाद विवाद करना, विधेयकों पर वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया है। कौन से विधेयक? दो प्रकार के विधेयक होते हैं, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। तो जब सरकारी विधेयक सदन में पेश किया जाता है और उसके ऊपर पूरा वाद विवाद करने का अधिकार सदस्य के लिए होता है। गैर सरकारी पे तो होता ही है, गैर सरकारी मतलब जो सदन के सदस्य लेके आते हैं उसको गैर सरकारी बोलते हैं। और जब सरकार लेके आती है, सरकार मतलब कोई मंत्री वगैरह जब कोई सदन में विधेयक पेश करता है तो उसको कहा जाता है सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक पर वाद विवाद करने का सदन में सदस्यों को पूरा अधिकार दिया गया है। दूसरा, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न पूछना मतलब प्रश्नकाल में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, शून्यकाल में भी पूछ सकते हैं, सामान्य परिस्थिति में पूछ सकते हैं, विधेयक पर जब चर्चा चल रही हो तब भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछोगे तभी जवाब मिलेगा। सूचनाएं संग्रहित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा कि सरकार फलानी फलानी चीजों पर क्या कदम उठा रही है, इस बात की जानकारी भी सदन में ली जाती है। ठीक है। तीसरा इसमें होता है सबसे महत्वपूर्ण जो दबाव डाला जाता है वो होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, ये जो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष लाती है सत्ता पक्ष के खिलाफ। ठीक है। और जब ये अविश्वास प्रस्ताव सदन में लेके आया जाता है तो फिर पक्ष जो रूलिंग पार्टी होती है वो विश्वास मत लेके आती है। दोनों में अंतर, एक अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा विश्वास मत। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्ष। और विश्वास मत कौन पेश करता है? सरकार। समझ में आना। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज होती है अविश्वास प्रस्ताव, जहां पर लोकसभा जो, और ये जो प्रस्ताव है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता। ठीक है। तीसरी बात, और भी कई प्रस्ताव हैं जैसे कि निंदा प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव है। निंदा प्रस्ताव मतलब सरकार की मखमली तरीके से बुराई कर देना। कोई मंत्री यदि कोई ऐसा काम कर रहा है जो संविधान के खिलाफ है या शासन के खिलाफ है या राजनीति के खिलाफ है या देश के खिलाफ है तो उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लेके आते हैं। और वो निंदा प्रस्ताव जो होता है वो एक प्रकार से मंत्री की मीठे शब्दों में उसकी वो क्या कर देना, आलोचना कर देना। और यदि वो निंदा प्रस्ताव पास कर दे, देखिए बहुत सरकार कदम कदम पर फूंक फूंक के चलती है। आप सोचते होंगे कि सरकार चलाना बड़ा आसान है, सरकार चलाना बड़ा कठिन होता है। सदन में ऐसे कई प्रस्ताव होते हैं कि यदि वो प्रस्ताव सरकार पास नहीं करा पाई तो सरकार को उसी समय इस्तीफा देना पड़ता है। बजट पास ना करा पाए तो सरकार इस्तीफा दे देगी। निंदा प्रस्ताव पास हो गया मान लो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी सरकार के प्रति संवेदनशील नहीं है। आपके मंत्री जो हैं वो अनैतिक कार्यों में वो है, तो उनके ऊपर क्या फिर उसके बाद क्या लाया जाएगा? विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो ये जो मार्ग खुलते हैं चीजों को, प्रस्ताव को लेके, है ना। तो निंदा प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, और भी ऐसे कई प्रस्ताव होते हैं जहां पर एक स्थगन प्रस्ताव होता है, काम रोको प्रस्ताव होता है। ऐसे कई प्रस्ताव होते हैं जहां सरकार के ऊपर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो नियंत्रण रखने का काम करते हैं। ठीक है। कभी हम आपको सारे के सारे जो प्रस्ताव हैं हम उनके बारे में डिटेल आपको बताएंगे, उसके एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल अपन ये मान के चलते हैं कि कार्यपालिका संबंधी वह कार्य जो संसद के सदस्य कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए जिन चीजों का उपयोग करते हैं वो ये है। क्लियर। इसके बाद अपन बात करते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में आपको पता है 3 विधेयक होते हैं, सामान्य विधेयक, वित्त, धन और संविधान संशोधन। तीनों को अपन एक साथ पढ़ेंगे। सामान्य विधेयक के संबंध में सर्वाधिक शक्ति किसके पास है? लोकसभा के पास है। क्यों? सामान्य विधेयक कहीं भी पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन यदि लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में पास होने के बाद उसे यदि राज्यसभा में भेजते हैं तो राज्यसभा मात्र 6 महीने तक रोक सकती है, मात्र 6 महीने तक। और यदि 6 महीने के अंदर उसने जवाब नहीं दिया तो वो विधेयक पास मान लिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता, क्योंकि आपको पता ही है। धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है और ये भी सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। अर्थात यदि ये लोकसभा से पास हो जाता है और राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, 14 डेज ओनली।
ठीक है। और यदि उसने 14 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो वो विधेयक पास मान लिया जाता है। एक बात। दूसरी बात इसमें ये होती है कि राज्यसभा को उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा सिर्फ उसमें टिप्पणी दे सकती है, सुझाव दे सकती है, लेकिन उन टिप्पणियों को, उन सुझावों को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। तीसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक, ये लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। दोनों लगभग समान पावर रखते हैं। क्लियर? तो ये इसकी शक्तियां हो गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में यदि अपन कहते हैं कि लोकसभा पावरफुल है और राज्यसभा पावरफुल नहीं, तो उसके पीछे वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यदि ढूंढी जाए तो क्या है उसकी सबसे बड़ी वजह? मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकसभा पावरफुल इसलिए क्योंकि सरकार की पूरी जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति होती है। समझ में आना? राज्यसभा के प्रति नहीं होती। लोकसभा के प्रति क्यों होती है? क्योंकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा चूंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और उसके पास कम पावर दिए गए, तो प्रत्यक्षतया सरकार के सारे मामलों में जो हस्तक्षेप होता है, जो इंटरफियर होता है, वो होता है लोकसभा का। समझ में आना? इसलिए सरकार, कार्यपालिका और लोकसभा के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं और दोनों उसके प्रति संजीदगी से काम करते हैं। समझ में आना? तो इस प्रकार से कल हमने राज्यसभा की बात की थी और आज अपन ने ये लोकसभा की बात की। तो इस प्रकार से संसद इन दोनों सदनों से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जब अपन विधि निर्माण की दृष्टि से देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, पावर अलग हो सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, लेकिन जब अपन विधि निर्माण की दृष्टि से दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों के पास समान पावर है। विधि निर्माण की प्रक्रिया जो लोकसभा में अपनाई जाती है वही प्रक्रिया राज्यसभा में अपनाई जाती है। समझ में आना? इस दृष्टि से दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, लेकिन शक्तियों के आधार पर और कार्यों के आधार पर दोनों में अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद।